वेलकम बैक बच्चों टू द पूरा एजुकेटर चैनल। तो जैसा कि हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं बेटा, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन का। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो जाके वीडियो पहले देखें। और आज हम बात करते हैं बेटा कौन से चैप्टर की, ट्रांसपोर्टेशन। किसमें ट्रांसपोर्टेशन की? ह्यूमन बींग्स की। तो पहले आप लोग एक तो ध्यान से बैठ जाएंगे, बिना ही इधर उधर दिमाग लगाए हुए, और ध्यान से इस चैप्टर को प्लीज़ प्लीज़ पूरा देखें, पूरा वीडियो देखें, तभी बेटा आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ना समझ में आए इनिशियली, लेकिन बाद में आप उसको जो मैं पढ़ा रही हूँ आप उसे सुन रहे हो तो आप उसे कनेक्ट करके समझ पा रहे हो। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। विदाउट डिले करते हुए हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है? तो हमें पता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या बहता है, क्या बहता है, सॉरी बेटा, रक्त बहता है। रक्त को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड। अब ये देखिए अंडरलाइंड है, यहाँ पे हाईलाइटेड है कि ब्लड जो है बेटा वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ब्लड क्या करता है? ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है किस किस चीज़ के? फूड के, ऑक्सीजन के और वेस्ट के, ठीक है। ब्लड एक तरह का क्या है बेटा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। देखो, कनेक्टिव का मतलब जो एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा हो, कनेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे से कनेक्ट करता हो, ठीक है। और फ्लूइड मतलब लिक्विड। तो लिक्विड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। ब्लड जो है बेटा, आपको बताती हूँ मैं। ब्लड जो है बेटा वो रेड रेड तरह दिखता है, रेड रेड पानी की तरह। तो ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं बेटा, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है हमारा, एक होता है क्या? प्लाज्मा। और एक होता है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या होता है बेटा? फॉर्म्ड और सेलुलर एलिमेंट्स। क्या होता है? फॉर्म्ड और सेलुलर एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा होता है बेटा, इसमें मोस्टली पानी होता है, जो कि 92 टू 98% कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। उसके बाद कुछ इसमें प्रोटीन्स आ जाएंगे, कुछ इसमें आयंस आ जाएंगे और कुछ इसमें सॉल्ट आ जाएंगे, जो 1 से 2% आते हैं, 1 से 2%, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट में बेसिकली तुम्हारे 3 सेल्स आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या आते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सेलुलर एलिमेंट्स मतलब बेटा ये सेल्स होते हैं। क्या होते हैं ये तीनों? 1 2 3, ये क्या होते हैं बेटा? सेल्स होते हैं। यहाँ मैं आप लोग को लिख देती हूँ, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? रेड ब्लड सेल। क्या होता है? रेड ब्लड सेल। इसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एक मिनट, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स। क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है बेटा थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होता है बेटा? थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ये चीज़ नाम हम ध्यान से रखेंगे याद, ताकि हमें एग्जाम में कोई भी डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। अब जो प्लाज्मा होता है बेटा, ये क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजनस वेस्ट को। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ये वाला जो कंपोनेंट है जिसमें पानी, प्रोटीन, आयंस और सॉल्ट होते हैं, ज़्यादातर पानी ही होता है। वो क्या करता है? फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को, ठीक है। ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी आरबीसी। क्या होता है? आरबीसी, ठीक है, जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आता है। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई बेटा, जो प्लाज्मा होता है ये हमारी बॉडी में बेटा कितना होता है? 50 to 55%। कितना होता है? 50 to 55%। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है ये हमारी बॉडी में बेटा 40 to 45% होता है। अब ये 50 to 55% प्लाज्मा में होता क्या क्या है? तो ज़्यादातर पानी होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ आयंस और सॉल्ट जो 1 to 2% होते हैं। और इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स या सेलुलर एलिमेंट्स में 3 तरह के सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। चलते हैं फिर से वापस से अपने पढ़ाई के जोन में। तो यहाँ पर देखिए कुछ कुछ सॉल्ट्स होते हैं, वो भी ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब ये सब ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेटा हमको क्या चाहिए? एक पंपिंग ऑर्गन। क्या चाहिए? एक पंपिंग ऑर्गन, ताकि हम पूरा ब्लड को बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर पाएँ बाय, और विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स ये सारे के सारे टिश्यू और सिस्टम में पहुंच पाए। तो इसके लिए हमारे पास भगवान ने बहुत ही अच्छा ऑर्गन दिया है, जिसको हम हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट, दिल, जो कि हमारा कहीं और किसी और के लिए लगा रहता है। हाँ, ठीक है। क्या दिया है भगवान ने? दिल। लेकिन अभी हमें अपना मन और दिल कहाँ लगाना है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में, क्योंकि हमें अच्छे नंबर लेकर आने हैं बोर्ड्स में। क्या करना है? अच्छे नंबर बोर्ड्स में लेकर आने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हार्ट देख लेते हैं, दिल समझना पड़ेगा। तो हार्ट बेटा एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी मसल्स का बना हुआ है, ठीक है। और ये हमारे फिस्ट, यानी बेटा हमारा जो हाथ हाथ का पंजा होता है, उसको अगर हम मुट्ठी में बांध लें इस तरह से, तो एक फिस्ट के बराबर होता है। फिस्ट मतलब मुट्ठी। क्या होता है? मुट्ठी, ठीक है। अब हमारे अंदर ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड का। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो हम शरीर को देते हैं। ऑक्सीजन क्या करते हैं? हम शरीर के टिश्यू को देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं। ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। तो दोनों का ट्रांसपोर्ट है। तो हार्ट हमारे बहुत सारे चेम्बर्स में बटे होते हैं, ताकि प्रिवेंट हो पाए ऑक्सीजन रिच ब्लड का मिक्स होने से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से। असर्शन रीजन है, मैंने मार्क करके रखा है, तो आप प्लीज ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो है हमारा लंग्स में रीच करता है,
और उसे बाहर भगाना पड़ता है, और ऑक्सीजनेटेड जो हमारा ब्लड होता है वो लंग्स से हम कहाँ लेकर आते हैं, हार्ट में। तो याद रखना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है बेटा वो लंग्स में जाएगा और लंग्स उसको बाहर फेंकेगा, और लंग्स से जो ऑक्सीजन होता है ये हम कहाँ लेकर आते हैं, वापस से हार्ट में, ताकि हम बाकी बॉडी में पंप कर पाए। ठीक है, देखो पंप टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब फटाफट से हम लोग यहाँ पर हार्ट के बारे में पढ़ाई कर लेते हैं। देखो बेटा, हार्ट के टोटल 4 चैम्बर है, देख रहे हो। ये बेटा ये वाला जो है, देखो जो मैं लाइन करी जा रही हूँ, ये दिस पोर्शन इज 1 चेम्बर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। फिर ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये अनदर चेम्बर है। क्या है ये, अनदर चेम्बर है। उसके बाद ये देखो, ये एक अलग चेम्बर है, और उसके बाद देखो ये क्या है बेटा, ये एक अलग चेम्बर है। तो 4 चेम्बर का पहला होता है राइट एट्रियम, दूसरा होता है लेफ्ट एट्रियम, नीचे की तरफ होता है राइट वेंट्रिकल और ऊपर की तरफ वेंट्रिकल। तो दोनों ऊपर क्या होगा, एट्रियम होगा, एक साइड राइट होगा, एक साइड लेफ्ट होगा, और नीचे दोनों तरफ वेंट्रिकल होगा, एक साइड राइट होगा, एक साइड लेफ्ट होगा। ठीक है, मतलब ये पोर्शन क्या है, राइट साइड है, ऊपर की तरफ एट्रियम है, नीचे की तरफ वेंट्रिकल है। और ये पोर्शन क्या है, लेफ्ट साइड है, ऊपर की तरफ एट्रियम है, नीचे की तरफ वेंट्रिकल है। बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा, तुम लोग को यहाँ पे ओपन स्पेसेस दिख रहे होंगे हर जगह, ये देखो ओपन स्पेसेस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ओपन स्पेसेस दिख रहे हैं ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा, जो यहाँ हमारा हेड होगा, हार्ट हमारा दिल बीच में होता है, ठीक है, तो हमारे ऊपर हेड होगा। तो हेड और जो ऊपर बॉडी पार्ट्स है, ये हमारा हेड होता है, हमारा कंधा होता है, और ये हमारा हाथ है। ड्राइंग पे नहीं जाएंगे, सिर्फ समझेंगे। ये हमारा हेड होता है, ये हमारा क्या होता है बेटा, हैंड होता है, और यह हमारा शोल्डर पोर्शन होता है। ठीक है, तो जो भी ऊपर से वेन्स खून लेके आती हैं ऊपर के बॉडी पार्ट से, वो क्या बोलते हैं, वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट। उसके बाद नीचे ये हमारा दिल हो गया, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे बेटा लिवर होगा, किडनीज होंगी, उसके बाद हमारा इंटेस्टाइन होता है, फिर हमारा एनस और यूरिनरी ब्लैडर होगा। ठीक है, तो जो नीचे का एब्डोमिनल पोर्शन होता है, वहां से कौन ब्लड लेकर आता है, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी। तो नीचे के पोर्शन से ब्लड वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, ऊपर के पोर्शन से वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी। अब ये याद रखना कि ये दोनों वेना कावा, लोअर बॉडी और अपर बॉडी वाले, कहाँ खुलते हैं, राइट एट्रियम में। कहाँ खुलते हैं बेटा, राइट एट्रियम में। ठीक है, अब बेटा जब राइट एट्रियम में खून भर रहा है, क्या हो रहा है, खून भर रहा है, तो खून भर गया तो क्या होगा, ये देखो, ये अब आपको दूसरे कलर से दिखाती हूँ। जब खून भर गया बेटा, एक सेकेंड, जब यहाँ पे बेटा बहुत ढेर सारा क्या हो गया, खून भर गया, तो ये देख रहे हो, ये 2 फ्लैप है। ये 2 फ्लैप क्या होते हैं, प्रेशर की वजह से खुल जाएंगे। क्या होंगे, प्रेशर की वजह से खुल जाएंगे। क्या होगा बेटा, प्रेशर की वजह से खुल जाएगा। अब जब प्रेशर की वजह से ये फ्लैप खुलेंगे तो सारा का सारा ब्लड यहाँ आ जाएगा, और ब्लड कहाँ आता है, पहले दोबारा राइट वेंट्रिकल में। तो एट्रियम में खून भरा, यहाँ पे ब्लड भरा, और क्योंकि प्रेशर की वजह से फ्लैप खुल गया, तो कहाँ पर आ जाएगा खून, सारा का सारा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब बेटा यही सेम प्रोसेस इधर हो रहा होता है, किस साइड, लेफ्ट साइड हो रहा होता है। लेफ्ट साइड में बेटा क्या हो रहा है, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स कौन सी वेन्स होती हैं, जो लंग्स से आ रही हूँ, कहाँ से आ रही हूँ, लंग्स से। और लंग्स से आएंगी तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगी। क्यों, क्योंकि जो हार्ट है बेटा, वो क्या कर रहा है, पूरे शरीर में खून पहुंचा रहा है, और जो खून पहुंचा रहा है हार्ट, वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। तो लंग्स से पल्मोनरी वेन में क्या आ रहा है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। O2 का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, इसके अंदर भी खून भर जाएगा। ठीक, अब बेटा यहाँ पे भी आपको ये फ्लैप दिख रहा होगा, ये फ्लैप फिर से ओपन हो जाएगा। ये देखते हैं फिर से, ये देखिए, ये फ्लैप दिख रहा है, और यहाँ से खून भर गया। तो जब खून भर गया तो फ्लैप पे प्रेशर आएगा, और ये खून अब यहाँ आ जाएगा। खून कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इतनी बात समझ में आ रही है कि जो राइट एट्रियम में खून भर रहा है वो राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, और जो लेफ्ट एट्रियम में भर रहा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है। राइट एट्रियम में खून कहाँ से आ रहा है, लोअर बॉडी वेना कावा, अपर बॉडी वेना कावा से, और लेफ्ट एट्रियम में खून कहाँ से आ रहा है, पल्मोनरी वेन में। इतनी बात पता चली। तो एट्रियम में खून भरेगा, और उसके बाद प्रेशर की वजह से ये दोनों फ्लैप्स खुल जाएंगे, और कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में खून आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में। अब बेटा चेम्बर को डिवाइड करने के लिए जो सेगमेंट होता है उसको सेप्टम बोलते हैं। ये जो चेम्बर है, 2 वेंट्रिकल एक दूसरे से अलग है, और 2 ऑरिकल, ये देखो, ये 2 अलग है, तो इस चीज को हम सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेप्टम। तो जो भी पोर्शन एक और दूसरे बॉडी पार्ट्स को अलग कर रहा है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम। अब देखो बेटा, जब वेंट्रिकल में खून भर जाएगा तो यहाँ से भी, यहाँ से और यहाँ से खून बाहर जाएगा। वेंट्रिकल में जब खून भर जाता है बेटा, तो वेंट्रिकल से भी खून बाहर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से खून बाहर जा रहा है, और ये पीछे से आपको दिख नहीं रहा है, 3D में दिखाओगे तो ये ऊपर वाली मसल्स हो गई। ये देखो, ये वाली ऊपर वाली, ये ऊपर वाली हो गई मसल्स, और ये नीचे से यहाँ से जा रही है, तो ये नीचे है, देखो नीचे की तरफ। ये 3D में अगर तुम लोग सोचो तो ये ऊपर जा रही है, और नीचे वाली ये देखो येलो येलो वाली नीचे की तरफ से जा रही है। तो जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ, उसमें जब खून आता है, एक मिनट, जो राइट, एक सेकेंड, जो राइट वेंट्रिकल है, जब यहाँ पे बेटा खून भर जाएगा तो यहाँ से खून जाएगा। अब ये जो फ्लैप है, यहाँ से एक खून बाहर
भेज रहा है, और राइट वेंट्रिकल से जो बाहर खून जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में। तो जो राइट वेंट्रिकल से खून बाहर निकल रहा है बेटा, ये देखो ये वाला पोर्शन, ये देखो यहाँ खुल रहा है ना, और ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी लेबलिंग में दी हुई है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? लंग्स में ब्लड लेके जाती है, और कैसा ले जाएगी? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। DO2 का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो DO2 का मतलब बेटा होता है, DO2 का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड, क्या है? डीऑक्सीजनेटेड। और O2 का मतलब क्या होता है बेटा? ऑक्सीजनेटेड, क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड। और CO2 का मतलब क्या है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे O2 का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वरना O2 का मतलब होता है सिंपली ऑक्सीजन वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने तो पढ़ा दिया आपको कि यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी पे जाएगा। अब बेटा जो तुम्हारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में खून आया था ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी खून आया था, ये थोड़ा बहुत बाहर निकल जा रहा है, यहाँ खून नहीं आता है, याद रखना। ये खून जो है बेटा यहाँ पे अच्छे से भरेगा, और फिर क्या होगा? यहाँ से खून जो है ये येलो इस पोर्शन से बाहर जाएगा। तो जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में खून बढ़ता है वो कहाँ से निकलता है? अओर्टा से बाहर जाता है। कहाँ से जाता है? अओर्टा से। और अओर्टा खून कहाँ देता है? सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में। अओर्टा कहाँ खून देगा? अओर्टा खून देता है ऑलमोस्ट ऑल दी बॉडी पार्ट्स। कहाँ खून देगा? ऑलमोस्ट ऑल दी बॉडी पार्ट्स। ऑलमोस्ट यानी सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को खून कौन देता है? अओर्टा, ठीक है। अब एक बार हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड कम्स फ्रॉम लंग्स, देखो मैंने बताया था पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। थिन वॉल्ड अपर चेंबर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम, कहाँ आएगा? देखो पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में खून आएगा। फिर उसके बाद लेफ्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी टू द अपर एंड राइट चेंबर ऑफ द राइट एट्रियम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? ये लोअर और राइट से एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम की तरफ। लेफ्ट एट्रियम जब रिलैक्स करता है बेटा कलेक्ट करते समय ब्लड, इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाइल द नेक्स्ट चेंबर लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स सो दैट द ट्रांसफर ब्लड इज ट्रांसफर। जब लेफ्ट वेट्रियम बेटा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब यहाँ से खून आएगा तो ये रिलैक्स स्टेट में होगा ना, यही बोल रहा है ये। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये यहाँ से खून भेजेगा कहाँ पे बेटा? अओर्टा के पास, तो वेंट्रिकल एट्रियम रिलैक्स करेगा, क्योंकि एट्रियम में खून आना हो बेसिकली। जब जब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ये रिलैक्स करेगा, जब ये वाला रिलैक्स करेगा तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि जैसे ही राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है लोअर चेंबर डायलेट करता है। सही बात है, राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेटा तो खून सारा के सारा यहाँ आएगा, तो जब खून यहाँ आएगा तो ये फूल नहीं जाएगा, ये बढ़ जाएगा वॉल्यूम में, इसलिए लिखा है डायलेट करता है। कौन बेटा? राइट वेंट्रिकल, ठीक। अब ब्लड ट्रांसफर टू राइट वेंट्रिकल टर्न्स पम्प इनटू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेटेड, मतलब जो ब्लड हम राइट वेंट्रिकल में भेज रहे हैं वो क्या होगा? लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए। बहुत सही बात है, देखो राइट वेंट्रिकल से खून निकल रहा है कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरीज में। और ये देखो मैंने ये एरो बना के बताया है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से पल्मोनरी वेन्स में आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, इसलिए उनके पास थिक मस्कुलर वॉल्स होता है बशर्ते एट्रियल्स के। और वैल्व्स जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि ब्लड जो है वो वापस नीचे की तरफ ना गिरे। तो ये गिव रीजन का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, प्लीज आप ध्यान से पढ़िए और याद करिए। मतलब ये जो तुम ये देख रहे हो चेंबर, ये क्या सब क्या बेटा? वैल्व्स है, ये सब क्या है? वैल्व्स है। ये खुलते और बंद होते इसलिए हैं ताकि क्या हो सके? बैक फ्लो ना हो। जैसे मान लो एट्रिया से खून आ रहा है और यहाँ तक भर गया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि खून उछल के वापस चला जाए, लेकिन क्या हो रहा है कि ये अपने आप को ऐसे चिपका के बंद कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों का मुंह सट जाएगा, तो इस वजह से वापस से एट्रिया में खून नहीं जा पाता है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इनटू लंग्स। अब बता रहे हैं कहानी कि जब ऑक्सीजन लंग्स में एंटर कर रहा है तो कौन से ट्रांसपोर्ट से वो हार्ट में जाएगा और हार्ट से लंग्स में कैसे आएगा? तो देखो सेपरेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल। क्यों यूजफुल है? ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग ना हो। ये असर्शन रीजन है, क्वेश्चन याद रखना। सेपरेशन हमेशा क्या अलाउ करता है बेटा? एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और ये यूजफुल होता है उन एनिमल्स के लिए जिनमें हाई एनर्जी नीड्स है। यानी सेपरेशन कौन से एनिमल्स के लिए यूज होता है? हार्ट चार चेंबर का इसलिए यूजफुल है क्योंकि मिक्सिंग नहीं होगी। दूसरी बात, हाई एनर्जी एनिमल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। कैसे कैसे? बर्ड्स और मैमल्स के लिए, ठीक है, जिनको हमें कॉन्स्टेंटली एनर्जी चाहिए मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर। यानी बेटा हम सॉरी एक सेकेंड, हमें क्या चाहिए? हमें हमेशा अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए होता है? कांस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। और हमें इसलिए एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यानी देखो हमें ऑक्सीजन से करना क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन करना होता है, और उस ऑक्सीडेशन से हम अल्टीमेटली एटीपी बनाते हैं, तभी तो हम CO2 निकाल रहे हैं। पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया है, पिछले रेस्पिरेशन टॉपिक में, तो आप जाके नई वीडियो देखिए तो प्लीज गो थ्रू कर देना उस वीडियो से, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा लिंक। तो उस अल्टीमेटली जो एनर्जी मिल रही है बेटा उससे हम क्या कर रहे हैं? बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। कौन कौन से जानवरों में? बर्ड्स में और मैमल्स में। मैमल्स में हम लोग ह्यूमंस भी आते हैं, ठीक है। मैमल्स में वेल आता है, घोड़ा आती, गाय आता है, ठीक। अब कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो एनर्जी को टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। वो
जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदलेगा वैसे वैसे उनका टेम्परेचर बदलेगा। जैसे कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल। एम्फीबियंस जो पानी में रहती है, जैसे मछलियाँ पानी में रहती हैं। फ्रॉग, सॉरी बेटा, एम्फीबियंस जो है वो मछलियाँ नहीं होती, मछलियाँ तो फिश में आती है। एम्फीबियंस जो है बेटा वो फ्रॉग होते हैं। उसके बाद टोड तुम लोग देख लो, उसके बाद छिपकली जो होती है वो सब क्या है, एम्फीबियंस। और रेप्टाइल्स में लेजर्ड आ जाएंगी। कौन आ जाएंगी, लिजर्ड। तो एम्फीबियंस का अगर एग्जाम्पल पूछे एग्जाम में तो फ्रॉग होगा, और रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल पूछे बेटा तो लिजर्ड होगा। क्या होगा, लिजर्ड। हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं आप लोग के ईजी के लिए। रेप्टाइल्स, एक सेकेंड, लेट मी टेक अ डार्कर पेन। हाँ बेटा, रेप्टाइल्स कौन हो जाएंगे, रेप्टाइल्स आपके हो जाएंगे बेटा लिजर्ड, ठीक है, स्नेक्स, टर्टल, ठीक है। और एम्फीबियंस आपके कौन कौन से हो जाएंगे, टोड, फ्रॉग, सैलामेंडर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपकी। तो यहाँ पे लिखा है कि जो जिनको ज़्यादातर क्या नहीं चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उनके पास कुछ हद तक मिक्सिंग हो सकती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। इसलिए एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास बेटा 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे कि वाई डज एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, असर्शन में, और लिख दे कि बिकॉज दे नीड they can tolerate some mixing of oxygenated and deoxygenated blood. तो assertion is also true and reason is also true and assertion is the correct explanation of the reason, ठीक है। while fish have only 2 chambered heart, तो very very important, amphibians और reptiles के पास 3 होती हैं और fishes के पास 2 chambered heart होती हैं। fishes में कैसे होता है बेटा, जैसे ही fishes क्या करेंगी, फिशेस पानी में रहती हैं, तो जैसे ही वो सांस लेती हैं, ठीक है, तो जो ब्लड है बेटा वो क्या होंगे, सांस लेंगी, ऑक्सीजन आएगा उनके पास, और फिर जो ब्लड है उनका वो वापस से किस में जाएगा, पहले लिंक्स गिल्स में, और गिल से ही सांस वास लेती है तो वो ऑक्सीजनेटेड होगा, और फिर वो क्या करेगा, वापस से बॉडी में चला जाएगा। तो फिशेस के पास 2 चेम्बर्ड हार्ट होती हैं जिसमें ब्लड पहले गिल्स में जाता है और फिर वो ऑक्सीजनेटेड होकर रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाता है। तो हार्ट से सिर्फ और सिर्फ एक बार जाता है 1 साइकिल ऑफ द बॉडी, लेकिन जो हार्ट है हम लोग का उसमें 2 बार ब्लड जाएगा। कितनी बार, 2 बार ब्लड जाता है, और इसको हम इसलिए डबल सर्कुलेशन। तो हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि वाई डबल सर्कुलेशन, क्योंकि जो ब्लड है वो हार्ट से 2 बार जाता है। देखो जैसे हम बताते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा ये देखिए आपका लंग्स है, ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से बेटा पल्मोनरी आर्टरी जाएगी, आर्टरी हमेशा अवे फ्रॉम दी हार्ट जाती है, देखो लिखा हुआ है, और ये कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब लंग्स क्या करेगा, पल्मोनरी वेन, वेन हमेशा हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आती है, पर पल्मोनरी वेन क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, किसकी तरफ कैरी करेगी, लेफ्ट ऑरिकल की तरफ, और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में खून चला जाएगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि पल्मोनरी आर्टरी में कौन खून भेज रहा है, राइट वेंट्रिकल, और पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड खून कौन रिसीव कर रहा है, राइट लेफ्ट ऑरिकल। अब हम थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, हम यहाँ पे फटाफट से लिख दे रहे हैं। राइट बेटा, राइट वेंट्रिकल pumps deoxygenated blood to, एक सेकेंड, लंग्स वाया मतलब थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इट इज द ओनली आर्टरी दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होगा किसमें, किसमें पंप होगा बेटा, एक सेकेंड, लेफ्ट ऑरिकल में वाया पल्मोनरी वेन, ओनली वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको हम थोड़ा सा साफ से लिख दे रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ओनली आर्टरी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है बेटा। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो ब्लड क्या करती है बेटा, वॉल के अगेंस्ट प्रेशर डालेगी, ब्लड वेसल जो है, जैसे मान लो ये हमारा हार्ट है, एक मिनट हम ऊपर ही चले जा रहे हैं, देखो इस वाले डायग्राम में देखो, देखो जब हम बेटा यहाँ से आ रही है तो ये वॉल्स पे प्रेशर आएगा, जब यहाँ से ऊपर फेंक रहे हैं तो ये वाली जो वॉल्स है ना, देखो डिवाइडिंग वॉल, सेप्टम क्या डिवाइडिंग वॉल, ये प्रेशर करेगी, ये जब ऐसे स्क्वीज आउट होगी अंदर की तरफ,
तभी तो खून यहाँ से प्रेशर में यहाँ पे जाएगा। तो क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर वही वाला प्रेशर है जो कि किस पे लग रहा है, वॉल्स अगेंस्ट दी वॉल्स ऑफ दी वेसल्स। अब ये जो प्रेशर है, जब यहाँ से बेटा तुमने खून भेज दिया तो ये आर्टरीज में बहेगा, वेन्स में बहेगा। तो यहाँ से जब खून बह रहा है तो प्रेशर लगेगा। जैसे मान लो कोई पाइप है और उसमें पानी जा रहा है, तो ये पानी पाइप पे हर तरफ प्रेशर लगाएगा ना, अंदर हर तरफ प्रेशर लगाएगा। तो वही है, ये देखो ये ब्लड वेसल है, तो इसमें जो खून है बेटा बह रहा है, तो खून क्या करेगा, अंदर प्रेशर लगाएगा। तो इसी प्रेशर को, और जो यहाँ से प्रेशर गया, क्योंकि यहाँ से खून प्रेशर में जाएगा तो यहाँ पे भी प्रेशर लगेगा। तो जो प्रेशर लग रहा है किसके अगेंस्ट, वेसल के अगेंस्ट, उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज नोन एज ब्लड प्रेशर। अब ये जो प्रेशर है वो आर्टरी में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेन, ठीक है, ये आपको नॉर्मली याद रखने वाली चीज जरूरत है। और क्यों होता है इसका हम रीजन भी बता देते हैं, वाई, क्योंकि दे हैव टू पंप ब्लड इनटू होल बॉडी एंड दे हैव टू पंप ब्लड इनटू द होल बॉडी, ठीक है। अब एक चीज और, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसको हम साइंस की भाषा में सिस्टोल कहते हैं, और जब रिलैक्सेशन हो रहा है उसको साइंस की भाषा में डायस्टोल बोलते हैं। अब समझाते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन हो क्या रहा है। बेटा जब यहाँ पे खून बढ़ा ना, भर गया जब यहाँ पे खून, तो ये खून यहाँ नीचे आएगा, तो बेटा क्या होगा, ये चीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना, मतलब अंदर की तरफ थोड़ी थोड़ी दबेगी, तभी तो इस प्रेशर से खून यहाँ आएगा। तो क्या हो गया, इसको हमने कहा, अब ये ऊपर वाला एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसका नाम लेके उसके आगे क्या लिख देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। जैसे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, एट्रियल सिस्टोल। क्या बोल देंगे, एट्रियल सिस्टोल। वैसे ही वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलेंगे। वैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, उसको वेंट्रिकुलर डायस्टोल करेंगे। लेकिन एक माजरा है यहाँ पे, एक समस्या है, या एक साइंस में क्या कहा जाता है, जब हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो हम एट्रियल सिस्टोल और डायोस्टोल को कंसीडर नहीं करते। क्या करते बेटा, कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन लेंगे, उसका हम प्रेशर मेजर करते हैं कि ब्लड में कितना, वेसल में कितना चल रहा है, एट्रियल और वेन्स में। और जब हम रिलैक्सेशन मेजर करेंगे तो हम वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि बेटा हम किस चीज को मेजर करते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ से खून भेजेंगे, और ये कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ से खून भेजता है, वो चीज को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं एज अ ब्लड प्रेशर, नॉट की एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन। तो नॉर्मली जो सिस्टोलिक प्रेशर है, यानी सिस्टोलिक यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर है, वो 120 होना चाहिए। और जो डायस्टोलिक प्रेशर है, यानी जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी वेंट्रिकल जब रिलैक्स करती है उसका प्रेशर 80 होना चाहिए। अगर इससे ऊपर किसी का प्रेशर है 140/90 यानी 140/90, तो इसको हम बोलते हैं उस इंसान को हाइपर टेंशन हो गया है। क्या होता है, हाइपर टेंशन हो गया है, ठीक है। ब्लड प्रेशर बेटा कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ये देखो यहाँ पे ये इस तरह का होता है, यहाँ पे स्टिक एक ऐसे होता है जो चिपक जाता है आपके पूरे आर्म के अराउंड, एक कपड़ा ऐसे ये पूरा देखो ये कपड़ा है, इसको लगा दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर एक ये ऐसे गोल सा होता है बलून लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम ऐसे पंप करते हैं। क्या करते हैं, पंप करते हैं, मतलब अंदर होगा एक बार, फिर ये बाहर होगा। इससे क्या होता है, यहाँ पे हम प्रेशर मेजर करते हैं। और कभी कभी डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, इस चीज यहाँ पर जब मशीन लगा लेते हैं तो सेथोस्कोप, इस चीज को क्या बोलते हैं, सेथोस्कोप, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज को सेथोस्कोप बोलते हैं। इससे आवाज भी सुनते हैं, किस चीज की बेटा, हार्ट बीट की, किसकी, हार्ट बीट की, लब और डब की। और इसी से हमें पता चल जाता है, इससे हार्ट बीट सुनेंगे। और ये जो स्फिग्मोमैनोमीटर है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट, ये वाला इंस्ट्रूमेंट है, इसको स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। इससे हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर जैसे मैंने बताया वो हाइपरटेंशन कॉज करता है। ये किस वजह से होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स क्या होती है बेटा, जैसे हमारे शरीर से नहीं बेटा, हमारे हार्ट से खून निकला तो वो खून निकलता है अओटा। अओटा क्या है बेटा, एक तरह की आर्टरी है। अब हमारे जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जैसे सपोज करो ये किडनी बना दी मैंने, एक किडनी, इसके अंदर भी छोटे छोटे सेल्स होंगे। तो अब ये मोटी सी अओटा वाली आर्टरी जो है ये किडनी में नहीं जाती है, मोटी सी अओटा वाली आर्टरी किडनी में नहीं जा पाती है। तो ये क्या होती है, ऐसे पतले पतले ब्रांचेस में टूट जाती है। कैसे टूट जाती है, पतले पतले और फाइन फाइन ब्रांचेस में। तो इस ब्रांचेस को ही आर्टेरियोल कहते हैं। अब ये आराम से किडनी के कुछ सेल्स में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्टेरियोल। तो जो आर्टरी की छोटी ब्रांचेस होती है उसको आर्टेरियोल बोलते हैं। ये आर्टेरियोल्स में क्या होता है, जब कंस्ट्रिक्शन, यानी जैसे मान लो ये आर्टेरियोल है, छोटी छोटी ये आर्टरी से आर्टेरियोल, इसमें बहुत ज्यादा ये ऐसे मतलब बहुत ज्यादा दबाव होने लगता है। सपोज करो ये और पतली होती जा रही, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है, ठीक है, किसी वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो है। जब बहुत ज्यादा खून होगा ना तो ये
प्रेशर पड़ने की वजह से और ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, मतलब छोटी होंगी यानी पतली। इसकी वजह से कभी कभी आर्टरी फट जाती है, क्योंकि जब मान लो कि उसके पास प्रेशर झेलने का कुछ औकात है नहीं और वो क्या कर रहा है, प्रेशर झेले जा रहा है, झेले जा रहा है, तो एक बार फट जाएगा। जैसे सपोज करो कि तुम एक मोटा पाइप ले आओ, ठीक है, और एक पतला पाइप फॉर इंस्टेंट, और तुमने उसमें सेम प्रेशर से इसमें पानी डालना स्टार्ट किया, तो मोटा पाइप ज्यादा देर तक ड्यूरेबल रहेगा ना एज कम्पेयर टू पतला पाइप। पतला पाइप क्या होगा, फट जाएगा। वैसे ही बेटा जब आर्टीरियोल्स एक तो छोटी पाइप होती है, आर्टरी पतली पाइप बड़ी पाइप है। अब आर्टीरियोल्स क्योंकि छोटी है और उसमें तुमने ब्लड फ्लो बढ़ा दिया है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली रप्चर हो जाएगी इस आर्टीरियोल्स की, और इंटरनल ब्लीडिंग होती है। असर्शन रीजन है कि व्हाई डज द आर्टीरियोल्स या आर्टरी रप्चर, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टीरियोल्स एंड इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। ठीक है, वो क्या करेंगी, रोकेंगे कि ज्यादा खून ना बहे, मतलब प्रेशर की वजह से, और जब वो रोकेंगे कि ज्यादा प्रेशर ना आए, उसकी वजह से वो फट जाएगी। अब देखो बेटा, ट्यूब्स यानी ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं, तो आर्टीरियोल्स ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और ब्लड जो है वो हमेशा हार्ट से हाई प्रेशर से ही बाहर निकलता है। इसीलिए आर्टरीज के पास 3 किलोस्टिक वॉल होती है, यानी मोटी होती है आर्टरी। क्यों, क्योंकि जब ब्लड हमेशा हार्ट के बाहर प्रेशर में निकलेगा तो आर्टरीज को झेलना पड़ेगा, इसलिए उनकी वॉल मोटी होती है। देखो गिव रीजन मैंने मार्क भी करके रखा है। अब वेन्स क्या है, अलग अलग बॉडी ऑर्गन से कलेक्ट करती हैं और सिर्फ हार्ट को पहुंचाती है। उनका काम कुछ पंप करना नहीं है, सिर्फ ब्लड को कलेक्ट करेंगी और हार्ट तक पहुंचाएंगी। तो इसलिए इनको ज्यादा डू नॉट नीड थिक वॉल, इसलिए इनके पास मोटी वॉल नहीं है। तो ये क्योंकि इनके पास बहुत प्रेशर नहीं रहता है। लेकिन जो वेन्स होते हैं बेटा, उनके पास वैल्स होता है। क्या होता है, वैल्स, ताकि ब्लड जो है वो एक डायरेक्शन फ्लो करे। मान लो लोअर बॉडी पार्ट है, ये हार्ट है और ये तुम्हारा लोअर बॉडी पार्ट है, तो यहाँ से अगर इनको ब्लड ले जाना पड़ेगा। अब तुम्हें इतनी बात तो पता होगी कि सपोज करो हम एक चीज समझाते हैं, जैसे तुमने मान लो तुम हो ये, ठीक है, वाह तुम लोग हो। अब तुमने क्या किया, बॉल फेंकी ऊपर, ये क्या है, बॉल, BALL। लेकिन ग्रेविटी की वजह से, तुम्हें पता है तुम कोई चीज भी ऊपर फेंको तो नीचे आती है, ग्रेविटी की वजह से तो ये नीचे आने की कोशिश करेगी। वैसे ही बेटा हम ये है और हमारा दिल यहाँ है और ये लोअर बॉडी पार्ट है। अब यहाँ से खून जा रहा है वेन से, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि खून वापस आ जाए नीचे की तरफ। ठीक है, ये तुम्हारा और शक्ल बढ़ा देते हैं, खून नीचे की तरफ आ जाए। लेकिन क्या है, भगवान जी ने हमारे शरीर में क्या मैकेनिज्म दिया है कि भाई तुम वैल्स लगा लो, यानी दरवाजे लगा लो। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा नीचे का बॉडी है, ये तुम्हारा ऊपर का बॉडी, और ये तुम्हारा हार्ट है, यहाँ से खून ले जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि ये मान लो तुम्हारा लीवर बना लो, ये बना लो लीवर। ठीक, डायग्राम पे नहीं जाएंगे, खाली समझेंगे, ये लीवर बना लो। तो मान लो यहाँ से ये वेन खून लेके जा रहा है अंदर की तरफ से, तो यहाँ पे दरवाजा लगा दिया, इस दरवाजे का नाम दे दिया वैल्व। तो जैसे ही खून नीचे से ऊपर जाएगा ये तुरंत बंद हो जाएगा, तो खून क्या होगा बेटा, वापस नीचे की तरफ नहीं आ पाएगा। ठीक है, जैसे ही खून नीचे से ऊपर जाएगा खून वापस नीचे की तरफ नहीं आ जाएगा। तो इसकी वजह से, किसकी वजह से, वैल्व की वजह से। तो वैल्व क्या करता है, प्रिवेंट ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड, और वो होता किस में है, वेन्स में होता है। ठीक है, अब आर्टरीज स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड होती हैं और 1 सेल थिक कैपिलरी बना देती हैं। एक चीज अब तुम्हें बताते हैं बेटा, यहाँ पे डायग्राम दिया होगा आपके पास नीचे में, लेट मी सी, 1 मिनट, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम बनाते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड देंगे बस फटाफट से। ओहो, हाँ ठीक है, अब देखो इसको हम इस पेन से बनाते हैं। सबसे पहले ये आर्टरी है, क्या है बेटा, ये है तुम्हारी आर्टरी। थोड़ा सा इसको कलरफुल बना देते हैं। ये देखो, ये है आर्टरी। ठीक है, ये है आर्टरी, इसको लाल कलर लेते हैं। ये क्या है बेटा, ये है आपकी आर्टरी। अब इस आर्टरीज से पतली पतली ब्रांचेस निकली, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि क्या होंगी, आर्टीरियोल। क्या होंगी बेटा, आर्टीरियोल। इसमें भी हम सुंदर सा कलर भर लेते हैं ताकि देखने में प्रेजेंटेबल भी लगे। इसका थोड़ा सा साइज हम छोटा कर लेंगे ताकि ये इसमें अच्छे से भर पाए। ठीक है, ये क्या हो गई बेटा, आर्टीरियोल हो गई। क्या हो गई, आर्टीरियोल हो गई। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ से और पतली ब्रांचेस निकाली। क्या करी, और पतली ब्रांचेस निकाली, बहुत पतली पतली। ठीक है, ये फिर से हम कलर भरेंगे टू मेक इट लुक मोर प्रेजेंटेबल। ठीक है, और फाइन ब्रांचेस निकाल दी, ये देख रहे हो पतला होता जा रहा है। इस चीज को बेटा हम बोलेंगे कैपिलरी। क्या बोलते हैं, कैपिलरी। ठीक है, ये है कैपिलरी। ये क्या हुई, आर्टीरियोल्स। बात समझ में आ गई। अब ये जो आर्टीरियोल्स से और फाइन ब्रांच होती है, ये कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज बेटा क्या होंगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये सिर्फ और सिर्फ 1 सेल थिक होती हैं, क्योंकि ये पतली पतली होती जा रही है। तो क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा सेल होंगे, यहाँ पे उससे कम, यहाँ उससे कम, तो ये सिर्फ एक ही सेल थिक होती हैं। और ये हेल्प करती हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, या फिर जो भी सब्सटेंस होता है, आयंस, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के, ठीक है, फैट्स के, विटामिन के यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के, अमीनो एसिड, वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल
between blood and the cells takes place through this thin wall और capillaries joins to form vein जो कि क्या करती है, ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अब हम तुम्हें बताते हैं फिर से, देखो अब वेन तुम्हें पता होगा थोड़ा सा कहते हैं ग्रीनिश कलर का। अब जैसे मान लो ये जो चीज है बेटा, ये यहाँ से ये कैपिलरीज जो है वापस से ज्वाइन हो जाएंगी, वेन्स बनेंगी। क्या बनेंगी? वेन्स। क्या बनेंगी? वेन्स। अब इसमें भी हम कलर भर लेंगे फटाफट से। देखो ये हो गई वेन्स। वेन्स हल्की, आर्टरीज ज़्यादा डार्क कलर की होती है और वेन्स हल्की रेड होती हैं, लेकिन हम क्योंकि पढ़ते हैं तो हम उसको डिफरेंट कलर से दिखाते हैं, वेन्स को ग्रीन या ब्लू से दिखाते हैं। तो बेटा ये भी कैपिलरी है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है बेटा, क्या है, ये भी चीज़ आपकी कैपिलरी है और ये भी कैपिलरी है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ये मोटा निकल के आ रहा है ये क्या है? वेन्यूल्स है। क्या है? वेन्यूल्स। जैसे आर्टरी की छोटी और छोटी ब्लड वेसल आर्टरीज आर्टीरियोल्स होती हैं, वैसे ही वेन्स की और छोटी ब्लड वेसल्स वेन्यूल होती हैं। और फिर यहाँ से आता है आपका नया, ये जो मोटा मोटा निकल रहा है यहाँ से, ये क्या हो गया? वेन्स हो गया, जो कि कहाँ पे ब्लड लेके जाएगा? कहाँ पे ब्लड लेके जाता है आपके? एक सेकेंड, हार्ट में। कहाँ पे ब्लड लेके जाएगा? हार्ट में। होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आ रही हो, ठीक है, आनी भी चाहिए। ये वेन हो गया, तो बात समझ में आ गई। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, यहीं पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पोर्शन। अब बेटा हमने प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? प्लेटलेट जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते रहते हैं, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेंगे। और ये क्या करेंगे? जब हमें चोट लग जाती है, जैसे चोट लगी, खून बही, तो देखो पपड़ी जैसा जम जाता है। वो पपड़ी जैसा जमने में कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स। तो हेल्पिंग इन क्लॉट द ब्लड एट द पॉइंट ऑफ इंजरी, यानी कि क्लॉट बनाने में हेल्प करते हैं। अगर क्लॉट नहीं बनेगा तो खून बहता रहेगा हमारे शरीर से और हमारे शरीर में ब्लड लॉस हो जाएगा। तो क्लॉट क्या हेल्प करती है? प्रिवेंशन ऑफ ओवरफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी। तो प्लेटलेट्स किस में हेल्प करते हैं? क्लॉट फॉर्मेशन में। ये आप याद कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब एक चीज़ मैं आपको बहुत बताने जा रही हूँ, बहुत ही चीज़ इंटरेस्टिंग है। जैसे बेटा हमारा शरीर है, ठीक है, तो सबको पता है कि ब्लड क्या है बेटा? सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। ब्लड इज अ, इसको साइज को थोड़ा सा और छोटा करते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड एक टाइप का सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो कि हार्ट से निकलता है और हर जगह बम करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हमारे शरीर में बेटा 3 टाइप्स ऑफ फ्लूइड होते हैं। कितने होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ फ्लूइड होते हैं इन आवर बॉडी। इन आवर बॉडी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लूइड, जिसमें से कि सबसे पहला ब्लड हमने पढ़ लिया है, दूसरा होता है बेटा लिम्फ जो हम पढ़ेंगे, और तीसरा होता है टिश्यू फ्लूइड। क्या होता है बेटा? टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। ब्लड तो हमने पढ़ लिया, इसके लिए ब्लड वेसल्स अलग से लगती है। टिश्यू फ्लूइड क्या होता है? जैसे बेटा मान लो कि हमारा ऑर्गन किसी चीज से बना हुआ है और ऑर्गन सेल से बने होते हैं, और ये कई सारे क्या होते हैं? सेल्स एक दूसरे में जुड़ते हैं तो उसको टिश्यू बोलते हैं। तो जो भी इसके अंदर का फ्लूइड होता है, ठीक है, जो भी बेटा इसके अंदर का फ्लूइड होता है, ठीक है ना, उस चीज को क्या बोलते हैं हम बेटा? टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड। अब टिश्यू फ्लूइड तो समझ में आ गया। अब हम बेटा उसमें लिम्फ पढ़ेंगे, ठीक है। लिम्फ क्या होता है? एक तरह का फ्लूइड होता है। क्या होता है बेटा? ऑब्वियसली फ्लूइड होता है, जो मैंने आपको बता दिया। तो लिम्फ क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और लिम्फ के अंदर जो बहता है उसको लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। हालांकि आप बड़े क्लास में पढ़ोगे टिश्यू फ्लूइड इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपकी किताब में लिखा है तो आप लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड से भी जानोगे। तो ठीक है, इसको हम मिटा ही देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। लिम्फ को यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया है कि ये टिश्यू फ्लूइड होता है। अब लिम्फ्स क्या होते हैं? जैसे मान लो कि जो कैपिलरीज है, वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, उसमें से कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स निकल आते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस इनटू द टिश्यू, एंड इसको कहते हैं टिश्यू और लिम्फ। क्या बोलते हैं? लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। जैसे मान लो ये तुम्हारी कैपिलरी है बेटा, तो अब जैसे सपोज करो कि ये तुम्हारा, इसके ऊपर से मैंने बना दिया किडनी, ठीक। अब किडनी कई तरह के सेल्स की बनी होगी ना, अब ये सेल्स एक दूसरे से जुड़े होंगे। अब ये तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि एक दूसरे से एकदम चिपके हुए, लेकिन हो सकता है कि ये जो सेल्स बने हुए हैं इसके कभी कभी इनके बीच में गैप हो जाए। जैसे मान लो यहाँ स्पेस छूट जाए या फिर इसमें गैप हो जाए, तो ये जो कैपिलरीज है यहाँ से इस गैप में लिक्विड आ जाए, भर जाए, ठीक है। जैसे मान लो ये सेल है और ये गैप है और ये कैपिलरी है, कैपिलरी से ब्लड कुछ ब्लड का हिस्सा इसमें घिर रहा है, तो वो जो
भरा हुआ स्पेस, खाली हुआ स्पेस, जहाँ पे ब्लड का हिस्सा कुछ गिरा रहा है, उस चीज़ को हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि टिश्यू फ्लूइड में होता क्या क्या है। तो टिश्यू फ्लूइड में सारे कॉन्स्टिट्यूएंट प्लाज्मा ऑफ ब्लड के जैसे होते हैं, लेकिन टिश्यू फ्लूइड कलरलेस होता है और उसमें कम प्रोटीन होता है। तो याद रखना कि टिश्यू फ्लूइड में क्या होगा बेटा, कुछ प्लाज्मा होता है, प्रोटीन होता है और ब्लड सेल्स होते हैं, लेकिन ब्लड सेल्स में होते हैं लेकिन कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि आरबीसी नहीं होगा और कुछ लेस प्रोटीन। तो याद रखना, हम तुम्हें यहाँ पे लिख के बता दे रहे हैं कि जो तुम्हारा टिश्यू फ्लूइड होता है या फिर जो तुम्हारा लिम्फ होता है बेटा, उसमें क्या क्या होता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर पानी होता है, ठीक है, आयंस होंगे, सॉल्ट्स होंगे, लेकिन सॉल्ट के साथ इसमें क्या होगा, प्लस लेस प्रोटीन, क्या होगा, प्लस लेस प्रोटीन। और ब्लड होगा, ब्लड के ब्लड कह रहे हैं, ब्लड में तो सभी कुछ आ जाएगा। और तुम्हारे पास बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट्स का कंपोनेंट होगा, लेकिन उस फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तुम्हारे पास, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में से क्या एब्सेंट रहेगा, कलर चेंज कर दे रहे हैं, एब्सेंस ऑफ आरबीसी, आरबीसी नहीं प्रेजेंट होगी, ठीक है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो फिर क्या प्रेजेंट होगा मैम, इसमें बेटा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगे, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ फ्लूइड का कॉम्पोजिशन है, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर आओ आगे की तरफ, हम देखते हैं कि लिम्फ जो है बेटा वो क्या कैरी करता है, डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है और एब्जॉर्ब फैट को कैरी करता है, कहाँ से, इंटेस्टाइन से। तो जो भी डाइजेस्टेड खाना हो गया और एब्जॉर्ब क्या हो गया, फैट, उसको इंटेस्टाइन से लेगा, और जितना भी एक्सेस फ्लूइड जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में है, ठीक है, जैसे मान लो हमने बताया था ना, यहाँ पे खाली जगह थी और यहाँ पे क्या हो गया था, फ्लूइड भर गया था, तो वो सारे के सारे फ्लूइड को वापस से ब्लड में ले जाएगा, क्योंकि ब्लड में फ्लूइड की ज़्यादा जरूरत है और वहाँ एक्स्ट्रा फ्लूइड भरने का कोई मतलब नहीं है दो स्पेसेस के बीच में, ठीक है। अब हमने ह्यूमंस के बारे में सब पढ़ लिया, अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं कि प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन। तो प्लांट में बेटा कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता नहीं है, ठीक है, लेकिन जो हम खाना लीव्स में बनाते हैं और जो हम लोग पानी रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, उसको हमको स्टेम्स, ऊपर ऊपर की पत्तियां, टहनियां यानी ब्रांचेस में पहुंचाना होता है। फ्रूट्स में हम पहुंचाएंगे, जो खाना बनाएंगे तभी तो फ्रूट्स धीरे धीरे बड़े होंगे और हम उसको खा पाएंगे। फ्रूट्स में वाटर कंटेंट होता है, वाटर को पहुंचाएंगे, वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ होता कैसे, तो बेटा प्लांट्स के लिए सॉइल जो है वो सबसे पास और सबसे रिच, मतलब सबसे महंगा सोर्स होता है रॉ मटेरियल लेने के लिए। जैसे हम प्लांट्स को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस चाहिए, तो वो कहाँ से लेंगे, सॉइल से लेंगे, ठीक। उसके बाद बेटा जो सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन्स होते हैं और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, यानी जो रूट्स होता है और जो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन यानी लीफ बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ही ईजिली जो है वो रॉ मटेरियल जो हम सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और जो लीफ खाना बनाती है वो क्या हो सकती है, डिफ्यूज कर सकती है सारे के सारे प्लांट बॉडी में। इसलिए हमको कोई भी क्या प्लांट, हमको नहीं, प्लांट को कोई भी क्या नहीं चाहिए होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। लेकिन एक बात है, प्लांट अगर बहुत बड़ा है और डिस्टेंस बहुत लार्ज है तो डिफ्यूजन जो है बेटा वो अकेले नहीं काम कर सकता, नॉट इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स जो दूर दूर के लीव्स होते हैं या फिर जो रूट्स होते हैं वो जो ऊपर की तरफ होते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज़रूरी होता है, कहाँ, लार्ज डिस्टेंसेस पे चीज़ें पहुँचाने के लिए। तो इसमें प्लांट्स में याद रखना लार्ज डिस्टेंसेस में कैसे पहुँचता है, दो पाथवे से पहुँचता है। एक होता है जाइलम जो खाना और एक होता है जाइलम बेटा जो कि पानी और मिनरल्स पहुंचाता है सॉइल से, और एक होता है फ्लोएम जो लीव्स में खाना बनता है वो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाता है। तो तुम्हें याद रखना है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में दूर दूर वो दो तरीके से होता है, एक जाइलम से और एक फ्लोएम से। ये दोनों क्या है, स्ट्रक्चर है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। जाइलम किस में हेल्प करता है, पानी और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट, कहाँ से, सॉइल से। और फ्लोएम क्या हेल्प करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब देखो पानी का जो ट्रांसपोर्ट है वो जाइलम के पास दो कंपोनेंट होते हैं, वेसल्स और ट्रैकिड। जैसे हमने पढ़ा कि हार्ट में ब्लड वेसल्स हैं और उसमें दो तरह के ब्लड वेसल्स हैं, एक होता है आर्टरी बेटा और एक होता है वेन। आर्टरी अवे फ्रॉम दी हार्ट लेके जाएगी और वेन्स क्या होगी, टूवर्ड दी हार्ट लेके जाएगी। वैसे ही हमारे पास जाइलम में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, बोल सकते हो, या सेल से टिश्यूज बने होंगे, एक वेसल्स और एक ट्रैकीज, दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये हेल्प करते हैं रूट, स्टेम्स और लीव्स को इंटरकनेक्ट करने में और एक कंटिन्यूअस सिस्टम बनाने में, जिसकी वजह से जो रूट्स है जब वो आयंस ले रहा है, मिनरल क्या होंगे, आयंस के फॉर्म में होंगे, और पानी ले रहा है वो क्या करे, ऊपर की तरफ पहुंचा सके। यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने मार्क किया, देखना कि रूट्स जो होते हैं वो सॉइल के कॉन्टैक्ट में है, ठीक, तो उसके पास ज़्यादा आयंस होंगे क्योंकि सॉइल में ऑब्वियसली ज़्यादा आयंस होंगे। हमने पढ़ा है आयंस कैसे होते हैं, रूट के पास नाइट्रेट आयन होंगे, फॉस्फेट आयन होंगे, ठीक। तो रूट ये PO2 माइनस है, तो नाइट्रेट आयन और फॉस्फेट आयन ज़्यादा होंगे रूट्स के पास क्योंकि वो सॉइल के पास, क्योंकि वो रूट के कॉन्टैक्ट में, तो यानी अल्टीमेटली रूट में क्या होगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल होगा। और जो ऊपर की तरफ क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसमें कम कंसंट्रेशन होता है। तो याद रखो कि सॉइल में ज़्यादा कंसंट्रेशन है, मोर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयंस एंड फॉस्फेट आयंस, ठीक है, और रूट में क्या है, कम कंसंट्रेशन है क्योंकि इसमें है ही नहीं, तो इस वजह से कंसंट्रेशन डिफरेंस बनता है। और वाटर क्या होता है, इसलिए
रूट में मूव करता है फ्रॉम सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। एक बात समझो, तुमने एक चीज पढ़ी होगी कि दो तरह के सेल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताते हैं, जैसे मान लो एक बीकर है, ठीक है, फटाफट से, और इस बीकर में बेटा पानी है, इस बीकर में पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये बीकर को अच्छे से हम बना ले रहे हैं, 1 मिनट। हाँ, ये बीकर है और इसमें ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब बेटा हम इसमें क्या करेंगे, एक सेल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और अब ये सेल मान लो छोटा है, और ये सेल की कैपेबिलिटी है कि जब ये पानी एब्जॉर्ब करे तो ये बड़ा हो जाए। तो सपोज करो कि ये वाले सेल के पास आयंस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन लेस वाटर है, और ये वाले बीकर के पास लेस आयंस हैं और मोर वाटर है। तो क्या होगा, ये कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं हो जाएगा, यहाँ लेस पानी, यहाँ ज़्यादा पानी, और यहाँ पे लेस आयंस, और यहाँ पे आयंस लेस होंगे और वाटर ज़्यादा है बीकर में, ठीक है। एक सेकेंड बेटा, फिर से समझाते हैं, ठीक है, तुम लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी। देखो, बैक 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 बैक, ठीक। ये जो पानी है यहाँ पे क्या है बेटा, वाटर मोर है और आयंस क्या है, लेस है। ये जो सेल है ये क्या है, सेल, यहाँ पे आयंस मोर है और वाटर लेस है। तो क्या होगा, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये सेल क्या करेगी बेटा, पानी को अपने अंदर ले लेगी, क्या करेगी, पानी को अपने अंदर ले लेगी, और फिर ये क्या होगी, सेल फूल जाएगी, फूल के बड़ी हो जाएगी, ठीक, क्योंकि इसको कंसंट्रेशन अपना डिफरेंस कम करना है, ये फूल के बड़ी हो जाएगी। तो यही बात बता रहा है कि जो रूट्स है उसमें क्या है, कम आयंस है, सॉइल में ज़्यादा आयंस है, इसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, और जो रूट होता है वो क्या करता है, सॉइल से पानी ले लेता है, और फिर ये पानी जो है ऊपर जाइलम के थ्रू ऊपर तक पहुंच जाता है प्लांट्स में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज, पानी जो है वो लगातार लॉस्ट होता है स्टोमेटा से, तो उसकी वजह से जो जाइलम वेसल्स है वो हेल्प करनी है पानी को ले आने में। जैसे पानी जो है बेटा वो फोटोसिंथेसिस से स्टोमेटा में लॉस हो रहा है, तो पानी भर कौन रहा है यहाँ पे, जाइलम वेसल्स ले आके, कहाँ से ले आके, रूट से। देखो यहाँ पे पूरा पैसेज बना हुआ है, यहाँ से आ रहा है ना, और फिर यहाँ से लीव्स तक पूरा ऊपर ऊपर तक जा रहा है, और फिर ये इवेपोरेशन हो रही, तो ये पूरा सा क्या बन रहा है, ट्रांसपिरेशनल पुल बन जा रहा है, यानी पूरा का पूरा इसको यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो ये डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस की वजह से पानी आ रहा है, और फिर ये जब खींच रहा है ऊपर की तरफ तो पानी चला आ रहा है। तो ये चीज़ें हमें बेटा ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है, अपने ध्यान में ये सारी चीज़ें रखनी होती हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिएट्स अ सक्शन which pulls the water from xylem to the roots and loss of water in the form of vapor from the aerial parts of plant is transpiration। तो याद रखना, एरियल मतलब जो हवा में टच में रहता है, जैसे ये लीव्स, यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर वेपर से लॉस हो रहा है, इस चीज को ट्रांसपिरेशन। ये देखो डेफिनेशन में लिखा भी, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो लिखा है, डेफिनेशन, क्वेश्चन आंसर, गिव रीजन, असर्शन रीजन। तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान से पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बेटा, तो ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ट्रांसपिरेशन हेल्प किसमें करता है, तो पहला एब्जॉर्प्शन फॉर दी अपवर्ड मूवमेंट फॉर मिनरल्स एंड वाटर, और दूसरा टेम्परेचर रेगुलेशन। तो ये तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसपिरेशन किस चीज़ में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। अब बेटा जो खाना बनता है लीव्स में वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो जो खाना बन रहा है फोटोसिंथेसिस में उसका ट्रांसपोर्ट को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। इस चीज़ का डेफिनेशन तुम लोग याद रखना, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस नोन एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन फ्लोएम से होता है, जिसमें अमीनो एसिड, शुगर और सब्सटेंस का क्या होता है, मूवमेंट होता है लीफ से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट से। कहाँ कहाँ होगा, रूट्स में होगा, फ्रूट्स में होगा और सीड्स में होगा, जो कि ग्रोइंग ऑर्गन है, ठीक है। और ट्रांसलोकेशन जो होता है, जैसे जाइलम में क्या होता है बेटा, वेसल्स और ट्रैकिड्स होते हैं, वैसे ही फ्लोएम में क्या होता है, सीव ट्यूब होता है और कंपेनियन सेल्स होते हैं। दोनों हेल्प करते हैं अपवर्ड और मूवमेंट डायरेक्शन ऑफ खाने में। जैसे बेटा ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ये लीव्स में खाना बन रहा है, ठीक है, तो रूट्स में भी खाना जाएगा। ये देखो यहाँ पे इससे बनाते हैं, ये पेड़ है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे खाना बन रहा है तो ये खाना नीचे आएगा, रूट्स में भी आएगा, और मान लो यहाँ पे फ्रूट्स लदे हुए हैं तो फ्रूट्स में भी जाएगा, या मान लो यहाँ लीफ बना रहे हो तो नीचे आएगा।
ठीक है। तो यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, मतलब, और यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, मतलब ऊपर से नीचे भी आ सकता है और नीचे से ऊपर भी जा सकता है। जैसे मान लो फ्रूट्स यहाँ लदे हुए हैं और लीफ यहाँ है, तो नीचे से क्या होगा, ऊपर जाएगा, और फ्रूट्स यहाँ है, रूट्स यहाँ है, तो ऊपर से नीचे आएगा। तो दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होता है किसका बेटा, फ्लोएम का। किसका होता है, फ्लोएम का। और फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम के अंदर दो स्ट्रक्चर होते हैं, कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब, जो कि हेल्प करते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में। तो याद रखना, जाइलम में यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है नीचे से ऊपर की तरफ, और फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल होता है ऊपर से, और ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है। अब जो फ्लोएम है बेटा वो एटीपी यूज करता है खाने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है कि जो जाइलम है बेटा वो फिजिकल फोर्सेज यानी वो सिंपली डिफ्यूजन से करता है, और जो फ्लोएम है वो एटीपी यूज करता है। एक चीज और याद रखना कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है टिश्यू में, उसकी वजह से वाटर टिश्यू के अंदर जाता है। प्रेशर मूव्स द मटेरियल इनटू फ्लोएम टू द टिश्यूज, और प्रेशर की वजह से क्या है, फ्लोएम से जो खाना है वो टिश्यूज में आ जाता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही खाना जो है वो प्लांट्स में बढ़ता है। इसका मतलब हम बताते हैं क्या बोल रहा है कि जैसे मान लो कि ये लीव्स है और यहाँ पे फ्रूट में खाना रहना है, तो यहाँ और इसके बीच में क्या होगा, प्रेशर का डिफरेंस होगा, ठीक है। और कौन सा, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि इस फ्रूट्स में कम पानी होगा और लीफ से जो खाना आ रहा है उसके साथ खाना भी आएगा और ज़्यादा पानी भी होगा, तो यहाँ पे कम पानी, इसको पानी ज़्यादा चाहिए होगा, तो सारा का सारा फ्रूट्स में फूड भी आ जाएगा और वाटर भी आ जाएगा। तो ये प्रेशर डिफरेंस पे काम करता है। एटीपी यूज करता है फ्लोएम, और क्या करता है, मूवमेंट कराता है सब्सटेंस का। जैसे स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू बड्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो शुगर होता है वो क्या होता है, रूट्स और स्टेम में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद रूट फिर बड्स में ट्रांसपोर्ट होता है। बस यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, मैंने इसके 2 पार्ट्स पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं जो कि चैनल पे अपलोडेड है, आप प्लीज़ वहाँ पे जाके देखिए। कुछ भी आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड नेक्स्ट टर्न पे मैं एक्सक्रीशन आप लोग को पढ़ाऊंगी, तो जुड़े रहना। ओके।